भाई देख लेना, इस बार तो विराट की आरसीबी ही जीतेगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो इतने सालों में आज तक नहीं हुआ वो इस साल भी नहीं होगा। इस साल भी मुंबई ही जीतेगी। ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। जब धोनी आएगा तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता सब अपने अपने सर झुका के खड़े हो जाएंगे और धोनी ही जीतेगा। दोस्तों ये एक ऐसी बहस है जो अप्रैल मई के महीनों में हमें हर सड़क, हर गली, हर नुक्कड़ से लेकर ऑफिस और यहाँ तक कि अपने घरों में भी होती हुई दिखाई देती है। इन 2 महीनों में सब अपने रिश्ते, नाते और यारी दोस्ती भी कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और इसकी एक ही वजह है, वो है आईपीएल। इन 2 महीनों की अगर बात करें तो सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है और अगर हम किसी रेस्टोरेंट या बार में चले जाए तो वहां पर भी लोगों की निगाहें अपने खाने या पीने से ज्यादा टीवी स्क्रीन पे चिपकी होती है और इसकी भी वजह है आईपीएल। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और भारत की इस क्रिकेट लीग का रुतबा इतना बड़ा है कि देशी विदेशी हर खिलाड़ी इसमें खेलना चाहता है। जब इस लीग में खेलने के लिए खिलाड़ियों की बोली लगती है, उनका चयन होता है, तो खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनके घर वाले भी टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं और ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि किसी तरह उनका चयन इस लीग में हो जाए। वजह साफ है, इस लीग में खेलने पर न सिर्फ बेतहाशा पैसा मिलता है बल्कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहे तो आपको अपने देश की नेशनल टीम में भी जगह आराम से मिल जाती है। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आज इस लीग का रुतबा इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि आईपीएल को शुरू करना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के एजेंडे में दूर दूर तक भी शामिल नहीं था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने काफी सालों पहले एक ऐसी परेशानी आई कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस लीग को शुरू करना पड़ा। जब इस लीग को शुरू किया गया तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि इस लीग का भविष्य क्या होगा, ये कामयाब भी होगी या नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके इस लीग को शुरू करने के बाद इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत की गई, पैसा पानी की तरह बहाया गया, हर तरीके से हर जगह से रिसोर्सेज जुटाए गए और आज ये लीग इतने बड़े मुकाम तक पहुंच चुकी है। लेकिन वो क्या मजबूरियां थी, क्या परेशानियां थी और किन किन बाधाओं को पार करते हुए ये लीग आज इस स्टेज पे पहुंची है, ये इतिहास काफ़ी रोचक है, ये कहानी काफ़ी रोचक है और आज इस वीडियो में ये पूरी ही कहानी हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा ही मजेदार कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी ना लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1976 में। जो कि मत आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल तो 2008 में शुरू हुआ था, प्लानिंग में 1-2 साल लगे होंगे तो 2005-2006 के आसपास प्लानिंग स्टार्ट हुई होगी। तो ये कहानी हमने 1976 में कैसे पहुंचा दी, लेकिन ये सच है, कैसे हम आपको बताते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का एक स्पोर्ट्स चैनल है जिसका नाम है चैनल 9। इस चैनल ने 1976 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टेस्ट मैचेस के प्रसारण के लिए बिडिंग में हिस्सा लिया था। उन्होंने जिस बिडिंग में भाग ले रहे अपने बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा की बिड की थी, बावजूद इसके उनकी बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। वजह बताई गई कि उन्हें स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। इस चैनल के मालिक का नाम था कैरी पैकर और कैरी पैकर एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून भी थे। अब ये बात उनको हर्ट कर गई, उनकी ईगो को एक धक्का पहुंचा और जब किसी पैसे वाले को अपनी बेइज्जती का बदला लेना होता है तो हमेशा वो हथियार बनाता है अपने पैसे को। कुछ ऐसा ही किया कैरी पैकर ने। अब कैरी पैकर ने क्या किया, कैरी पैकर ने अपनी खुद की क्रिकेट लीग शुरू करने का प्लान बनाया। जब खुद की क्रिकेट लीग होगी तो उसके प्रसारण के लिए तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सिंपल। साथ ही जो अपनी बेइज्जती हुई है उसका भी बदला डंके की चोट पे लिया जा सकेगा, वेरी सिंपल। तो जी कैरी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट नाम के एक जिन को बोतल से बाहर निकाला और उस समय क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिला डाला। कैरी पैकर ने अपनी सीरीज को कामयाब बनाने के लिए 2 साल तक कड़ी मेहनत की। उस वक्त कोई मोबाइल और ईमेल नहीं होते थे, इसलिए खिलाड़ियों से पर्सनली मिलना पड़ा, काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी, उन्हें समझाना पड़ा और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि सारा काम उसे अलग अलग जो देश थे उनके क्रिकेट बोर्ड की नज़रों से बचकर करना था। मगर पैकर कामयाब रहा और पैकर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना उसका पैसा। दरअसल उस वक्त खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलने के लिए जो पैसा मिलता था वो ना तो जीवन चलाने की गारंटी देता था, ना ही घर चलाने की गारंटी देता था। और कैरी पैकर ने उन्हें इतना ज़्यादा पैसा ऑफर किया कि कोई भी खिलाड़ी कैरी पैकर को मना नहीं कर पाया। और एक समय ऐसा आया कि दुनिया के तमाम बड़े खिलाड़ी कैरी पैकर की लीग में खेलने के लिए तैयार हो गए। अब जब दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी कैरी पैकर की लीग से जुड़ गए तो आईसीसी यानी कि इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल
के सामने एक बड़ी संस्था, उसके समान एक बड़ी संस्था खड़ी हो चुकी थी और उसका मालिक था कैरी पैकर। अब ये बात आईसीसी से भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कैरी पैकर की लीग को नाकामयाब करने की तमाम कोशिशें की। उन्होंने जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे उनको आदेश जारी किया, फरमान जारी किया कि अपने अपने खिलाड़ियों को इस लीग में ना जाने दिया जाए, उन्हें खेलने से रोका जाए और जो जाता है उसे बैन किया जाए। उस समय 3 बड़े देश थे, 3 क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़े माने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। इनमें से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने आईसीसी का पूरा साथ दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज पीछे हट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो वो आईसीसी का साथ देंगे और ना ही अपने खिलाड़ियों को इस सीरीज में खेलने से रोकेंगे। अब आईसीसी और उनके साथ खड़े बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड मुसीबत में घिरना शुरू हो गए थे। अब मुसीबत तब और बढ़ गई जब वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट लोकप्रिय हो गई। पैसा, ऑडियंस और खिलाड़ी सब कैरी पैकर के पास थे और दूसरी तरफ आईसीसी और उनके साथ खड़े क्रिकेट बोर्ड्स की माली हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। मौके की नजाकत को देखते हुए कैरी पैकर ने आईसीसी और बाकी जो क्रिकेटिंग बोर्ड थे उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। कैरी ने कहा कि उसे सिर्फ वो चीज लौटा दी जाए जिससे इस झगड़े की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैचेस के प्रसारण का अधिकार। साथ ही जितने भी खिलाड़ियों ने उसकी सीरीज में हिस्सा लिया है, उनके प्राइवेट लीग में क्रिकेट खेली है, अगर उन पर कोई बैन नहीं लगाया जाता है तो वो अपनी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को बंद कर देगा। अब आईसीसी और बाकी जो क्रिकेटिंग बोर्ड थे उनके सामने कोई चारा नहीं था, मरता क्या ना करता वाली हालत थी। उन्होंने तुरंत कैरी के इस प्रस्ताव को, या यूं कहिए कि इस आदेश को मान लिया। अपमान का घूंट था, लेकिन ना चाहते हुए भी आईसीसी को ये पीना पड़ा। चलिए अब वापस लौटते हैं 2000 के दशक की शुरुआत में। 1976 से कहानी सीधे 2000 के दशक में आ जाती है। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, बार बार दोहराता है, और कुछ ऐसा ही क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से होने जा रहा था। जी ग्रुप, जो कि इंडिया का एक काफी बड़ा मीडिया घराना है, उसने एसएल ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में होने वाले क्रिकेट मैचेस के प्रसारण के लिए बिडिंग की। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा की बिड की, बावजूद उसके उनकी बिड को रिजेक्ट कर दिया गया और वजह बताई गई कि उनके पास स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र का एक्सपीरियंस नहीं था। अब जी ग्रुप के मालिक का नाम था सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा को ये बात काफी हर्ट कर गई। उन्होंने लेकिन हार नहीं मानी, उन्होंने काफी जतन और किए। एक दूसरा चैनल था 10 स्पोर्ट्स, जिसमें उन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी, शेयर खरीदे और उनके साथ मिलकर श्रीलंका, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में होने वाले क्रिकेट मैचेस के प्रसारण के अधिकार हासिल किए, ताकि ये लग सके कि उनको स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन बावजूद इसके उनको प्रसारण के अधिकार फिर भी नहीं मिले। उन्होंने कई बार बिडिंग में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने एक राजनेता जो थे शरद पवार, उनका साथ दिया, पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, उनको बीसीसीआई का अध्यक्ष तक बनवा डाला, लेकिन बावजूद उसके भी उन्हें प्रसारण के अधिकार नहीं मिल पाए। अब भाई यहाँ पर आके सुभाष चंद्रा की ईगो हर्ट हो गई, उन्हें भी काफी बुरा लगा। अब कहानी आप सोचेंगे कि यार बिल्कुल सेम टू सेम हो रही है, जो 1976 में हुआ था वही यहाँ तक वैसा ही सब कुछ हुआ, तो क्या आगे भी वैसा ही होगा? जी हाँ, आगे भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुभाष चंद्रा ने भी कैरी पैकर की तरह बोतल से जिन निकाला। उन्होंने अपनी प्राइवेट क्रिकेट लीग शुरू करने का फैसला किया। तब तक इंग्लैंड में एक नई तरह की क्रिकेट खेले जाने लगी थी, जो सिर्फ 20-20 ओवर की होती थी। तो इंग्लैंड में जो T20 नाम का बच्चा जन्मा था, वो टीनेजर होते होते काफी लोकप्रिय हो गया था और उसकी जवानी में सुभाष चंद्रा को काफी संभावनाएं नजर आई। तो उन्होंने T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाली अपनी खुद की प्राइवेट लीग की घोषणा कर डाली। सुभाष चंद्रा ने अपनी प्राइवेट क्रिकेट लीग का नाम रखा ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। अब खास बात यह है कि उस समय तक इंडिया में T20 फॉर्मेट में डोमेस्टिक लेवल पे कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता था। आईसीसी ने भले ही 2007 में T20 का वर्ल्ड कप कराने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इंडिया में यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इस फॉर्मेट को सीरियसली नहीं लेता था। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा था कि शायद इंडिया 2007 के वर्ल्ड कप में अपनी टीम भी ना भेजे। खैर, सुभाष चंद्रा ने काफी बड़े लेवल पे अपनी इस लीग को लॉन्च किया। खिलाड़ियों से लेकर लीग का संचालन करने वाले अधिकारियों तक पर भी पैसा भरपूर लुटाया गया। इस लीग का संचालन करने के लिए जो गवर्निंग बॉडी बनी थी, उसका चेयरमैन कपिल देव को बनाया गया और उसमें किरण मोरे, मदन लाल, टोनी ग्रेग जैसे नामों को शामिल किया गया। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों में भी इंजमामुल हक, शेन बॉन्ड, ब्रायन लारा जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस लीग से जुड़ चुके थे। अब जहां पर इतने बड़े बड़े, इतने दिग्गज खिलाड़ी हो, वहां पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित होना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। हर तरफ इस लीग की चर्चा होने लगी, हर कोई इस लीग को लेकर उत्सुक था, हर कोई इस लीग को देखना चाहता था।
हर कोई देखना चाहता था कि T20 क्रिकेट में उनके फेवरेट सितारे क्या कमाल करेंगे, क्या धमाल करेंगे। देखते ही देखते ICL सुर्खियों में आ चुकी थी। हालांकि इंडिया की नेशनल टीम का कोई भी खिलाड़ी इस लीग से नहीं जुड़ा था, लेकिन डोमेस्टिक लेवल के काफ़ी क्रिकेटर इस लीग में खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। विदेशी खिलाड़ियों की तो बात ही मत कीजिए, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस लीग में शामिल होने के लिए इंडिया आ चुके थे। यहाँ तक तो इतिहास ज्यों का त्यों था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कैरी पैकर ने 1976 यानी कि 1978 में अपनी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट को जब शुरू कर दिया था तब हुआ था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। अब यहाँ तक तो इतिहास ने ज्यों का त्यों खुद को दोहरा लिया था, लेकिन अब इसके आगे इतिहास के बदलने की बारी थी। कहते हैं कि इतिहास से सबक लेकर ही इतिहास को बदला जा सकता है, और BCCI ने अपना सबक ले लिया था और उन्होंने इतिहास को बदलने के लिए दिन रात एक कर दिए, कड़ी मेहनत की। जो घरेलू क्रिकेटर इस लीग में भाग ले रहे थे, BCCI ने उनको बागी घोषित कर दिया। राष्ट्रीय टीम में उनके चयन पर पाबंदी लगा दी। यही सेम काम उन्होंने बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी करने के लिए मना लिया। उसके बाद BCCI ने ICC से एक लेटर इशू कराया और ICL को अमान्य घोषित करा दिया। इतना ही नहीं, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष पद से कपिल देव को हटा दिया गया, जो कि ICL की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन थे। दोस्तों, कहते हैं कि इस कोर्ट जंग में सब जायज होता है, तो इस जंग को जीतने के लिए BCCI ने भी तमाम साम दाम दंड भेद सब अपना डाले। ICL को रोकने के लिए BCCI ने अपनी पूरी साख को दांव पे लगा दिया, न सिर्फ रोकने के लिए बल्कि नेस्ता नाबूद करने के लिए। BCCI ने सभी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को अपने स्टेडियम ICL को न देने का फरमान जारी कर दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों के जो स्टेडियम थे उन्हें BCCI ने खुद ही बुक कर लिया, ताकि ICL को अपने मैचेस कराने के लिए स्टेडियम ही ना मिले। BCCI इतने पर भी नहीं रुका, उसने अपने घरेलू स्तर पे होने वाले सभी टूर्नामेंटों की प्राइज मनी और उसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ियों की फीस को भी डबल कर दिया। लेकिन फिर भी ICL के कदम बढ़ते जा रहे थे। उन्हें कुछ स्टेडियम मिल गए थे जिनमें उन्होंने अपने मैचेस कराना शुरू कर दिया था। देसी खिलाड़ियों की संख्या भले ही कम हो रही थी, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा ने BCCI के खिलाफ कानूनी जंग भी छेड़ दी थी और इस जंग में उन्हें शुरुआती सफलता भी मिल गई थी। ऐसे में जो BCCI की परेशानियां हैं वो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। तब BCCI की समझ में आया कि जिन को जिन ही मात दे सकता है, जहर को जहर ही काट सकता है और पैसे को पैसे से ही हराया जा सकता है। एक तरफ से BCCI अधिकारियों के दिमाग में इस बात की एंट्री हुई, तो दूसरी तरफ से इस जंग में एंट्री हुई ललित मोदी की। ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल पिछले 15 सालों से एक क्रिकेट लीग का खाका अपनी जेब में लिए घूम रहे थे। दरअसल उन्होंने अमेरिका में खेले जाने वाली नेशनल फुटबॉल लीग और मेजर लीग बेसबॉल की तर्ज पर एक क्रिकेट लीग कराने का डिजाइन तैयार किया था। इसमें अलग अलग शहरों को फ्रेंचाइजी बनाकर एक क्लब क्रिकेट लीग का आयोजन कराया जाना था। अब वो ये आइडिया 15 सालों से अपनी जेब में लेके घूम रहे थे, लेकिन उनके इस आइडिया पर काम करना तो बहुत दूर की बात थी, कोई सुनने तक को भी तैयार नहीं था। मगर अब हालात बदल चुके थे। उनके इस आइडिया को न सिर्फ सुना गया बल्कि सीधे सीधे हरी झंडी भी दिखा दी गई। ICL को टक्कर देने के लिए BCCI ने IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की नींव रख दी। 12 सितंबर 2007 को दिल्ली के 5 स्टार होटल में IPL की औपचारिक घोषणा की गई। जब IPL की घोषणा हुई उस समय मंच पर अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली के साथ साथ स्टीफन फ्लेमिंग और ग्लेन मैकग्राथ जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद थे। मगर दोस्तों, ये घोषणा काफी जल्दबाजी में की गई थी। ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर से लेकर खिलाड़ियों तक का कोई अता पता नहीं था। टीम कौन खरीदेगा ये तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ऐसे में IPL कामयाब होगी नहीं होगी, इसका भविष्य क्या होगा, ये भी बिल्कुल तय नहीं था। तभी एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगा मानो किस्मत अपना तमाम काम धंधा छोड़कर IPL का भविष्य निखारने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई हो। इंडिया 12 दिन बाद ही T20 वर्ल्ड कप जीत चुका था। पूरा देश T20 फॉर्मेट, T20 क्रिकेट के नशे में डूब गया। उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने गई और ऑस्ट्रेलिया में ही हरा दिया और क्रिकेट का नशा दोगुना हो चुका था। रही सही कसर ललित मोदी की मेहनत ने पूरी कर दी। ललित मोदी ने IPL को कामयाब बनाने के लिए इतनी मेहनत की जितनी मेहनत कोई अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए भी नहीं कर सकता। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी इस लीग में खेलने के लिए तैयार हो गए। अब स्पॉन्सर्स भी मिल गए थे, ब्रॉडकास्टर्स भी आ गए थे और टीम मालिक उनका तो कहना ही क्या था। एक तरफ मुकेश अंबानी, विजय माल्या, N. श्रीनिवासन जैसे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून
आईपीएल में टीम खरीदने के लिए मैदान में आ गए थे, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जूही चावला और प्रीति जिंटा के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए पहुंच चुके थे। एक तड़का और भी था। वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटरों को लोगों ने अभी तक एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखा था, एक दूसरे से उलझते, आंखें तरेरते देखा था, लेकिन आईपीएल में उन्हें एक दूसरे के साथ खेलना था, एक टीम में खेलना था, और जिनके साथ हमेशा से खेलते आए थे उनके खिलाफ खेलना था। अब सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर, इनको एक टीम में खेलते कौन नहीं देखना चाहेगा। ये अनुभव अपने आप में एक अलग अनुभव था, एक अलग मजा था, एक अलग तड़का था। 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। कोलकाता के ब्रेंडन मैकुलम ने पहले ही मैच में 73 बॉल पे 158 रन बना दिए। उनके बल्ले से छक्कों की बरसात हो रही थी और हर एक बाउंड्री पर दर्शक दीर्घा में मौजूद शाहरुख खान अपने बॉलीवुड के स्टार दोस्तों के साथ जमकर डांस कर रहे थे, हर बाउंड्री पे उछल रहे थे। दर्शकों को और क्या चाहिए था। पहले ही दिन कागज कलम से नहीं बल्कि सीमेंट से लिख दिया गया था कि आईपीएल का ये शो हिट नहीं सुपरहिट है। इस सुपरहिट शो को ब्लॉकबस्टर बनाया राजस्थान रॉयल्स की जीत ने। राजस्थान रॉयल्स को इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम माना जा रहा था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला एडिशन जीत लिया। अब जब भी कोई कमजोर टीम, कोई कमजोर खिलाड़ी या कोई अंडरडॉग जीतता है तो जनमानस हमेशा उसकी जीत को अपनी जीत समझता है, उसे खुद से जोड़ के देखता है। ऐसा ही हुआ और आईपीएल के फ्यूचर पर ब्राइट होने की मोहर लग गई। बीसीसीआई इतने पर ही नहीं रुकी। बीसीसीआई ने मई 2009 में एक एमनेस्टी स्कीम, एक माफी योजना की घोषणा की। आईसीएल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बिना किसी शर्त के बीसीसीआई ने माफी दे दी। अब आईपीएल के आने के बाद जिस आईसीएल की खिड़की दरवाजे पहले ही टूट चुके थे, उनकी छत भी पूरी तरह टूट गई। आईसीएल ने अपने शुरू होने के 2 साल के अंदर ही पूरी तरीके से दम तोड़ दिया। दोस्तों, अब साल दर साल आईपीएल सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। आईपीएल के दर्शक इतने ज़्यादा हैं कि आईपीएल के दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के रेट भी बहुत हाई रहते हैं। ब्रॉडकास्टर से भी काफ़ी पैसा लिया जाता है। पैसा है तो पावर है, और इसी पावर के बल पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। आलम यह है कि आईपीएल के दौरान बाकी देशों के मैचेस ना के बराबर होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनके खिलाड़ी अपने देश के मैचेस नहीं खेलते बल्कि आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं। साल दर साल खिलाड़ियों को मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। 10 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, ये राशि एक आम बात हो चुकी है। ऐसे अनजान खिलाड़ी जिनके घर की आर्थिक हालत काफी खराब होती है, जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, आईपीएल के कारण रातों रात वो भी करोड़पति बन रहे हैं। दोस्तों, कुल मिला के इस पूरी कहानी का सार ये है कि जिस क्रिकेट में बीसीसीआई की कोई रुचि नहीं थी, जिस क्रिकेट लीग को मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में शुरू किया गया था, आज वो क्रिकेट लीग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। इस लीग ने दुनिया भर की क्रिकेट में भारत का कद इतना ऊंचा कर दिया है कि अब क्रिकेट से जुड़े हर फैसले में बीसीसीआई की रजा भी जरूरी होती है। आईपीएल की इस कामयाबी को देखते हुए हमें एक शेर याद आता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो शायद आपको आज अजीब लगे, लेकिन आप लिख के रख लीजिएगा कि आने वाले कुछ सालों में खुदा आईपीएल से नहीं पूछेगा कि बता तेरी रजा क्या है, बल्कि क्रिकेट जगत में आईपीएल खुद खुदा बन चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों।